अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मास मीडिया के प्लेटफॉर्म से अली शेख। हमने कुछ अर्सा पहले व्यूअर्स एक प्रोग्राम किया था जिन्नात के हवाले से। उसमें हमारे जो गेस्ट थे इनायतुल्लाह शाह साहब, उन्होंने जिक्र किया था स्किज़ोफ्रेनिया का, इसको हम शिज़ोफ्रेनिया भी आम ज़बान में कहते हैं। जब वो किया हमने प्रोग्राम और उसमें उन्होंने ये जिक्र किया स्किज़ोफ्रेनिया का, तो हमें कहा गया, मुझे कुछ जो मेरे व्यूअर्स थे उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या चीज़ है, हमें इसके बारे में बताया जाए। सो मैंने जो फिर इस चीज़ को थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो वो आलिम साहब बात कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक ठीक ही है। इसमें हमें जो आवाज़ें आती हैं, जो भी हमें आवाज़ें आएँगी, जो मेरे व्यूअर्स थे उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या, तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें फिर हमने इसको थोड़ा सर्च आउट किया। और आज की जो हमारी मेहमान है, उनसे पहले भी आपकी मुलाकात हो चुकी है प्रोग्राम कोविड में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के हवाले से। तो उन्हीं को आज हमने दोबारा दावत दी है और होपफुली कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसका हम आंसर दे पाएंगे। नंबर वन, एक तो प्लीज जो व्यूअर्स जो है हमारे, चाहे पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको अपडेट्स मिलती रहें। नंबर टू चीज़ ये है कि ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि वी डिबेट यू डिसाइड। हमारा काम है डिबेट करना, डिसाइड करना कि वो डिबेट ठीक है या गलत है, वो आपका है। हम किसी फिरके को या किसी एक खास स्कूल ऑफ थॉट को नहीं टच करते। हम वो बात करते हैं जो एक एक्सपर्ट व्यू होता है, उसको हम लेते हैं और उसी पे बहस करते हैं। आपकी मुलाकात करते हैं आज की जो हमारे गेस्ट हैं मिस अनम सलीम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। अनम, आपका बहुत-बहुत थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि मिस अनम जो है सोशल साइकोलॉजिस्ट काउंसलर हैं एंड शी इज़ वर्किंग इन अबू धाबी। सो अबू धाबी से हमें इन्होंने जॉइन किया है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने अपना जो इतना कीमती टाइम है हमें दिया और हमें दोबारा से जॉइन किया। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। बेसिकली मुझे अच्छा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एटलीस्ट हम अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड कर सकें, स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के बीच में। तो ये मेरे अच्छा लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम डिस्कशन करें। viewers, if you want to send your questions through WhatsApp, ये हमारा नीचे WhatsApp नंबर आ रहा है 0336921909। अगर कोई भी आपकी क्वेश्चन है और इफ यू वांट टू डायरेक्टली आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में भी उसको क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टली, वहां से भी हम उस उनके क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। ओके मैम, आज का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली मैंने जैसे अपने इंट्रो में बताया कि ये हमने एक प्रोग्राम किया था जिन्नात के हवाले से। उसमें एक हमारे जो गेस्ट थे इनायतुल्लाह शाह साहब, उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया का जिक्र किया था। सो मुझसे लोगों ने पूछा कि ये है क्या। सो हम कोशिश ये करेंगे कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम अवेयरनेस बेस्ड रखें कि लोगों को पता लगे कि ये है क्या। सो बेसिकली आम अल्फाज में हमें बताइएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया या जिसको हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं आम ज़बान में, ये है क्या? ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया एक्चुअली बहुत नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज पे इस्तेमाल किया जाए तो कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी है ब्रेन की जो कि बहुत सीवियर होती है और लाइफ लॉन्ग चलती है। और इसमें इंसान बाज़ औक़ात दूसरे लोगों को ये परसीव होता है कि वो खुद से बातें करने लग गया है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, उस पर्सन के साथ ऐसा हो रहा होता है कि उसे कुछ कोई दिखाई दे रहा होता है, उसको कोई आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं जिनको वो मुखातिब करके गुफ्तगू कर रहा होता है। बाज़ औक़ात उसको ऐसी खुशबू या कोई ऐसी स्मेल आ रही होती है जो दूसरे लोगों को, आम लोगों को, उसके पास बैठे हुए लोगों को महसूस नहीं होती। जिनको वो मुखातिब यानी इन शॉर्ट ऐसा होता है कि वो साइको रियलिटी से दूर हो जाता है और उसको उसके एक्सप्रेशंस, उसके इमोशंस वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक पर्सन को, जिस पर्सन के साथ जो इफ़ेक्ट हो रहा होता है, उसकी थॉट्स को, उसकी परसेप्शन को और उसके बिहेवियर को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। पर्सन को ऐसा लगता है कि उसकी थॉट्स को किसी ने कंट्रोल कर लिया है, उसका माइंड कोई रीड करने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है और फिर जब वो ये सारी चीज़ें परसीव कर लेता है, उसके ये बिलीफ्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने लगता है। वो बैठे-बैठे एकदम बातें करने लगेगा बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि वो बहुत देर तक, बहुत घंटों तक बगैर किसी मूवमेंट के बैठा ही रहेगा और एक चीज़ को देखता रहेगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अभी नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ कि ये चीज़ें ऐसे हैं। फर्दर प्रोग्राम में डिटेल में हम देखेंगे कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं, एक्चुअली क्या चीज़ें होती हैं, जिसके साथ हम रिलेट करते हैं। लेकिन एक ये चीज़ भी है कि स्किज़ोफ्रेनिया जिस पर्सन को डायग्नोज़ हो जाता है, वो हर वक़्त यानी 24 आवर्स इस सिचुएशन में नहीं रहता। ये उस वक़्त होता है जब उसके अंदर ये सारे इफ़ेक्ट, ये सिम्पटम्स एक्टिव होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक पर्सन को डायग्नोज़ हो गया, उसके वो एक्टिव और इनएक्टिव मोड में रहता है।
जब एक्टिव होंगे ये सारे सिम्पटम्स तो तब वो इस तरीके से बिहेव करेगा। नॉर्मली वो इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा होगा, ऑल टाइम उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होगा। फाइन। मैम ये मुझे बताइएगा, ये जो 2 चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड है, हेलुसिनेशन है, एक डिल्यूजन्स है। इसका ताल्लुक कितना, ये किस लेवल पर होती है और ये किस किस्म की मतलब उनको वो प्रॉब्लम होती है जिनको शिज़ोफ्रेनिया होता है? जैसे बाकी तमाम बीमारियाँ होती हैं, फिज़िकल बीमारियाँ होती हैं, उस पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसके सिम्पटम्स कैसे हैं, उनकी सिवियरिटी, उनके सिम्पटम्स पे, उनके दूसरे डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस्ड होती हैं। इसी तरीके से स्किज़ोफ्रेनिया का भी ऐसा ही है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसके अंदर जोन से सिस्टम्स वो सिम्पटम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उस बेस पे उसकी सिवियरिटी भी शिद्दत अख्तियार कर जाएगी। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ हेलुसिनेशंस है किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा है तो इसको स्किज़ोफ्रेनिया है। समटाइम्स किसी में हेलुसिनेशंस का फैक्टर ज़्यादा होते हैं, डिल्यूजन्स के ज़्यादा होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पॉज़िटिव सिम्पटम्स नहीं, कोई नेगेटिव सिम्पटम्स अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है और आपके साथ जोन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वो भी वेरी कर रहे होते हैं पर्सन के। लेकिन अभी हम फर्दर थोड़ा-सा अगर अब हम सिम्पटम्स के बारे में डिटेल में बात करें, तो मैं सिम्पटम्स को थोड़ा-सा इस तरह से डिस्क्राइब करूँगी कि हम थोड़ी-सी प्रोफ़ेशनल लैंग्वेज भी यूज़ करेंगे उसमें और थोड़ी-सी लेमैन भी, ताकि अवेयरनेस भी जाए और लोगों को समझ में भी आ जाए और थोड़ा-सा वो कैटेगराइज़ भी कर सकें। हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स की 3 कैटेगरीज़ होती हैं। हम उनको इस तरीके से कहते हैं कि पॉज़िटिव सिम्पटम्स होते हैं, नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं और कॉग्निटिव सिम्पटम्स होते हैं। पॉज़िटिव में सिम्पटम्स में 2 मेन चीज़ें होती हैं जिसका अभी आपने पूछा और ज़िक्र किया, हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स। हैलुसिनेशंस में बेसिकली होता ये है कि पर्सन ये समझने लग जाता है कि उसको उसके इर्द-गिर्द कोई ऐसी चीज़ें सेंसेशन से रिलेटेड उसकी इतनी शार्प हो जाती हैं, उसे ये लगने लगता है कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम में एक पर्सन है जिसको डायग्नोज़ हुआ है स्किज़ोफ्रेनिया, उसके सिम्पटम्स इस वक़्त एक्टिव हैं। आप उस कमरे में जाते हैं, वो पर्सन को देखते हैं कि वो बातें कर रहा है। आप पहले एक दफ़ा रूम में देखेंगे और आपको कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो पर्सन जिसको स्किज़ोफ्रेनिया उसको सामने बैठा हुआ कोई दिखाई दे रहा होता है। इस पर्सन के को कोई कोई लोग दिखाई दे रहे होते हैं, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। इसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। हैलुसिनेशन सबसे ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को आवाज़ों का सुनाई देना आम तौर पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर आवाज़ें सुनाई देने के बाद उनको बाज़ औक़ात कुछ स्पेसिफिक साउंड सुनाई देंगी, बाज़ औक़ात उनको पूरी पूरी गुफ्तगू सुनाई देगी। उस गुफ्तगू का वो रिस्पॉन्स देने लग जाएँगे। यानी कोई एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक पर्सन बैठा है, उसको कोई रिलेटिव ही वो परसीव कर रहा होता है मेरे सामने बैठा है, वो उससे गुफ्तगू कर रहा होगा। माइट बी वो रिलेटिव ज़िंदा भी ना हो, वो लेकिन उसको परसीव कर रहा है मेरे साथ बैठा हुआ है और मैं उससे बातें कर रहा हूँ। और जो वो बातें कर रहा होता है उसको उसके रिस्पॉन्स में उनकी तरफ से जवाब भी सुनाई दे रहा होता है, वो उस जवाब में फिर आगे से मज़ीद उनसे बातें कर रहा होता है। कोई थर्ड पर्सन जब देखेगा तो उसको लगेगा कि भई ये तो इलॉजिकल सी बात है, ये कैसे हो रहा है? यानी अब उसने ये भी परसीव कर लिया कि उसे सुनाई दे रहा है, उसे ये भी बाज़-औक़ात वो बैठे-बैठे एकदम कहने लगता है मुझे एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल आ रही है। माइट बी वो अच्छी हो, माइट बी वो बुरी हो, लेकिन आपके इर्द-गिर्द बैठे हुए लोग कहेंगे हमें तो कोई स्मेल नहीं आ रही। वो फिर उसपे फ़ोर्स करेगा और बाज़-औक़ात वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो उसपे रिएक्ट भी करने लग जाएगा। बाज़-औक़ात उसको फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि दिखाई देने के अलावा वो ये सारी चीज़ें एक साथ भी हो रही होती हैं। कभी-कभी सिर्फ़ एक फैक्टर होता है, कभी-कभी सारे एक साथ होते हैं। जब एक साथ होते हैं दैट मीन्स कि वो बहुत सिवियरिटी पे चला गया। डिल्यूजन्स का मतलब हम जब इसके हैलुसिनेशन से डिल्यूजन्स पे जाते हैं, डिल्यूजन्स में जैसा मैंने आपको बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ बिलीव्स डेवलप हो जाते हैं। यानी ये फ़ॉल्स बिलीव्स होते हैं जिसमें वो ये यकीन करने लगता है कि मेरे इर्द कोई बैठा हुआ है, समवन इज़ ट्राइंग टू टचिंग मी, कोई मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, वो खौफ़ज़दा रहने लगता है, उसे लगता है कि बस अभी कोई आएगा और उसे मार देगा। उसका कोई पीछा करने लग गया है। बाद में उसे लगता है कि अच्छा ये जो सामने बैठा हुआ इंसान है ना, ये मेरा मेरा अपनी सोच पे कोई कंट्रोल नहीं है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ या सोच रहा हूँ, ये मैं इस बैठे हुए बंदे की वज़ह से बोल रहा हूँ, इसने मेरी थॉट्स को कंट्रोल कर लिया है। यानी वो इतना स्ट्रॉन्ग अपनी इन बिलीव्स पे इन फ़ॉल्स बिलीफ पे आ जाता है कि वो उसी तरीके से उसके बारे में सोचने लगता है। वो पर्टिकुलरली बाज़ औक़ात किसी सिचुएशन से रिलेटेड होती हैं, बाज़ औक़ात किसी पर्सन से रिलेटेड होती हैं। तो डिल्यूजन्स में बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंसान के फ़ॉल्स बिलीव जो है वो डेवलप हो जाते हैं। उनमें मेन जो है कि इंसान दूसरे लोग जो है उससे इफ़ेक्ट भी होते हैं। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक्चुअली ना सिर्फ़ इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करता है, इंडिविजुअल अपने आप को इफ़ेक्ट करता है, बल्कि अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी। स्किज़ोफ्रेनिया की वज़ह से लोग जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा फैमिली लाइफ़ भी डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी सोसाइटी से वो विथड्रॉ कर जाते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी सोशल लाइफ़, उनके रिलेशनशिप्स, उनके बिहेवियर ये सब बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं।
तो स्किज़ोफ्रेनिया इसीलिए कहा जाता है कि आपकी लाइफ के हर फैक्टर पे इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी होती है, इसी वजह से इसको मेजर ब्रेन डिसऑर्डर्स में कहा जाता है कि इसमें शुमार होते हैं। फाइन, हमने बात की फाइन। अभी पॉजिटिव सिम्पटम्स की जिसमें हेलुसिनेशंस हो गए, डिल्यूजन्स हो गए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्पटम्स में। नेगेटिव सिम्पटम्स को एक्चुअली आइडेंटिफाई करना ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसके बहुत से सिम्पटम्स रिलेट करते हैं डिप्रेशन से। तो हम ये नहीं कह सकते हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ये नेगेटिव सिम्पटम्स हैं तो इसको स्किज़ोफ्रेनिया ही है। क्योंकि वो डिप्रेशन के साथ भी होता है तो इसलिए थोड़ा-सा उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। मगर ऐसा होता है कि वो नॉर्मली इमोशंस और बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। नेगेटिव सिम्पटम्स एक्चुअली ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल हेल्दी लोगों के साथ नहीं हो रहे होते। एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, उसके नेगेटिव सिम्पटम में ये आएगा कि फ्लैट अफेक्ट होता है। लाइक वो बैठा हुआ है, फेस को बिल्कुल उसने एक्सप्रेशनलेस रखा हुआ है, बिल्कुल विदाउट एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ और अपने फेस को बिल्कुल ना हिलाऊँ और या किसी एक स्पेसिफिक पोज़ीशन में देखना शुरू कर दूँ और बहुत देर तक लाइक हॉर्स गुज़र जाते हैं, बहुत घंटे गुज़र जाते हैं और मैं देखती रहूँ। या फिर ऐसा होता है कि वो पर्सन ऐसे ही बैठा हुआ है विदाउट एनी काइंड ऑफ मूवमेंट और बहुत हल्की आवाज़ में बाज़-औक़ात आप बहुत करीब जाएँ तो आपको वो आवाज़ सुनाई दे, बातें करता रहता है। यानी उसका इतनी है कि उसके लिप्स हिलते हुए आपको महसूस होंगे, बाकी आप उसका पूरा फेस, उसके पूरे एक्सप्रेशन वो कुछ भी नहीं होगा, उसकी मूवमेंट नहीं होगी, इवन वो ब्लिंक भी नहीं कर रहा होगा अपनी आई को। ये इसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट में आ रहा होता है, सिम्पटम्स में आता है। वो अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में बिल्कुल केयरलेस होता है, निग्लेक्ट करने लग जाता है वो पर्सन अपने आप को, अपने डेली लाइफ की जो पर्सनल हाइजीन है उसके बारे में केयर नहीं कर रहा होता है। और यूजुअली ये होता है कि ये लोग जब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होता है, ये लोग बात करना पसंद नहीं करते। लोगों से बात करना, लोगों से इंटरैक्ट करना इनका काम हो जाता है। अगर उनको बहुत फ़ोर्स करके कोई बात पूछी जाए, तो अगर वो विलिंग हो जाएँ, तो भी वो बहुत लो वॉइस में आवाज़ देना पसंद करते हैं। यानी आपको लग रहा होता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है बात का जवाब देने में, लेकिन बहुत हल्की आवाज़ में वो बात करेंगे उस वक़्त। उनका डेली लाइफ़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उनको किसी भी चीज़ में खुशी महसूस नहीं होती है, कोई खुशी का मौका आए, वो बिल्कुल उससे विथड्रॉ कर जाते हैं। वो उनको अगर इनवाइट भी किया जाए तो वो उसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे होते हैं। उनको हेल्प होती है अपनी डेली लाइफ़ को आगे मूव ऑन करने की, छोटे-छोटे काम करने के लिए लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत लग जाती है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये डिपेंड करते हैं कि क्या सिवियरिटी है, कहीं थोड़े होंगे, कहीं बहुत सिवियरिटी में होंगे, लेकिन ये सारे नेगेटिव सिम्पटम्स में आ जाते हैं। जब हम थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, कॉग्निटिव सिम्पटम्स की बात करते हैं, उस पे ये होता है कि ये ऐसे लोग होते हैं अगर इनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कोई भी, तो इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे तो शायद बहुत अरसे बात करेंगे, इनकी लर्निंग बहुत स्लो हो जाएगी या फिर बिल्कुल वो उसको प्रॉपर्ली लर्न नहीं कर सकेंगे। ये किसी भी चीज़ पे अटेंशन फ़ोकस नहीं कर सकते अपनी अटेंशन को, कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है। ये कॉग्निटिव यानी पर्टिकुलरली थॉट मेकिंग और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये सिम्पटम्स होते हैं जो सारे इवॉल्व होते हैं। हम किसी भी इंसान को बैठे हुए देखें तो उसमें हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स का आना भी हमें नज़र आ जाता है, ये बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। बाकी जो नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्पटम्स हैं वो थोड़े-थोड़े करके और लेटर ऑन डायग्नोज़ होते हैं, लेकिन ये मौजूद होते हैं। ये तीनों सिम्पटम्स किसी न किसी लेवल पे एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में मौजूद होते हैं और हम इन्हीं के ज़रिए उनको आइडेंटिफाई करते हैं। बा अगर मैं आपको आज ये बताऊँ कि ये सारे सिम्पटम्स हैं और लोग एकदम बाज़ औक़ात ये भी होता है परसीव करने लग जाते हैं और वो दूसरे को इतना लेबल भी कर लेते हैं। इन सारे सिम्पटम्स का कंसेक्टिव 6 मंथ्स मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंसेक्टिवली 6 मंथ्स रहेंगे तो हम आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे कि ये द पर्सन इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग विद द स्किज़ोफ्रेनिया। 6 मंथ्स से कम का ड्यूरेशन को हम उसमें कंसीडर नहीं करते। हम मे बी कह सकते हैं कि कोई और चीज़ उसके साथ डिस्टर्ब कर रही है। बाज़ औक़ात शॉर्ट ड्यूरेशन होता है 1 मंथ का, बाज़ का 2 मंथ्स और बाज़ का सिर्फ़ कुछ दिनों के का इफ़ेक्ट होता है। वो कोई और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह आपके एक पिछले प्रोग्राम में आपके मास मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे आपने प्रोग्राम किया जिसका ज़िक्र अभी स्टार्ट में आपने किया जिन्नात के हवाले से। मे बी वो कोई और फैक्टर भी हों, लेकिन हम हर चीज़ ना तो उससे रिलेट कर सकते हैं और ना हर चीज़ हम इससे रिलेट कर सकते हैं। इससे रिलेट करने के लिए सिम्पटम का 6 मंथ तक मोर देन 6 मंथ और एटलीस्ट 6 मंथ का वेट करना बहुत ज़रूरी है। फाइन। मैम ये मुझे बताइएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है, तो क्या हम ये कहें कि वो अपने एक तो वो उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और इतनी रियल होती हैं कि उसको लगता है कि ये बिल्कुल रियल है। हुँ। लेकिन क्या उसकी आवाज़ चेंज होना और उसमें एक एक वाइल्ड एटीट्यूड आना और एक्स्ट्रा पावर आ जाना, क्या ये भी उसमें सिम्पटम्स में शामिल है? जी, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, मैंने जब आपको कहा ना कि उसमें हैलुसिनेशंस हैं, वो किसी सामने बैठे हुए इंसान से बात कर रहा है।
हो सकता है वो सामने बैठा हुआ इंसान से झगड़ा हो रहा हो, किसी बात पे बहस हो रही हो। अब जब बहस हो रही है तो उसमें रिस्पॉन्स में जैसे जब हम आपस में 2 लोग बहस कर रहे होते हैं तो आवाज़ की पिच हमारी लो एंड हाई होती रहती है। तो इसी तरीके से जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, वो जब किसी हैलुसिनेशन के में होगा तो वो किसी से बात कर रहा होगा तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो उसकी जो बात चल रही है हो सकता है वो एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए। हाँ, ये मुमकिन है कि उसका गुस्सा नॉर्मल लोगों के गुस्से से ज़्यादा तेज़ हो, वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा हो। लेकिन हमें ये नहीं होता बाज़ औक़ात जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल बात नहीं करता, बिल्कुल लो टोन में बात करता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी हैलुसिनेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने ज़्यादा सिवियरिटी के साथ मौजूद है वहाँ पे। ये भी डिपेंड करता है कि पर्सन नॉर्मल लाइफ़ में जब उसको ये सिज़ोफ्रेनिया नहीं था, तो उसका जो एंगर का एक्सप्रेसिंग करने का स्टाइल था वो कैसा था। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई था तो इसमें और भी ज़्यादा मज़ीद हाई पिच पे चला जाएगा। ये और दूसरी ये कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी भी करेगा। बाज़ औक़ात हम देखते हैं ये पर्सन बैठे-बैठे बहुत ज़ोर से हँसने भी लग जाएगा। इतनी ज़ोर से हँसेगा लगेगा जैसे इसके साथ कोई बहुत अच्छी किसी ने बात की और वो बहुत खुश है। लेकिन क्या है उस वक़्त हैलुसिनेशन का इफ़ेक्ट है वो किसी सामने बैठे हुए बंदे से या इमेजिनेशन में जिसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो उनसे खुश हो रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन पे कि उस वक़्त कौन-सी सिचुएशन चल रही है, वो कौन-से हैलुसिनेशन में है, वो किस सिचुएशन में बात कर रहा है नेक्स्ट पर्सन से जो उसको दिखाई दे रहे हैं, दूसरे लोग को दिखाई नहीं दे रहे होते। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जेंडर किससे इसका कोई रिलेशनशिप है कि मतलब फीमेल में ज़्यादा होगा, मेल में कम होगा या नहीं ये ब बराबर है? और ये किस एज में मतलब बच्चों में होगा, बड़ों में ज़्यादा होगा या बचपन से शुरू हो जाएगा या किसी एज में भी हो सकता है? राइट। ऐसा है कि इसमें बहुत सी रिसर्चेज़ चली आ रही हैं। बहुत सी रिसर्चेज़ जब बहुत अर्ली ऑनसेट था इसका रिसर्च हुई तो उस वक़्त ये कहा गया कि मेल्स में इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। लेटर ऑन स्टडीज़ ने कुछ प्रूव किया कि नहीं मेल्स नहीं फीमेल्स ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। पर्टिकुलरली अब जो फाइनल स्टडीज़ हैं उसमें ये है कि मेन एंड वुमेन बोथ आर फेयरली इक्वली एक्चुअली अफेक्टेड बाय द स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें ऐसा नहीं कि मेल ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे या फीमेल ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगी, दोनों के जेंडर जो है वो दोनों इफ़ेक्ट होते हैं और इक्वली होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आप वेरी कर जाती है सिचुएशन में भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास स्टडीज़ ये बता रही हों कि इस वक़्त फीमेल्स को ज़्यादा हुआ था, लेकिन या मेल्स को ज़्यादा हुआ था। लेकिन ये है कि दोनों इक्वली इससे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। ये कहा जाता है और ये बात रिसर्च से साबित हुई है कि जो अर्ली ऑनसेट है स्किज़ोफ्रेनिया का वो मेल में अर्ली होता है, फीमेल के अकॉर्डिंगली। हम इसमें ये कह सकते हैं स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि मेल में हमें अ, अर्ली टीन एज और लेट 20 में लेट टीन और अर्ली 20 में इनको मेल में होता है। जबकि फीमेल की बात की जाए तो उनका 20s और 30s की लाइफ अराउंड उसमें एज में आ रहा होता है। तो मेल में ऑनसेट और सिम्पटम्स का डायग्नोज हो जाना और सिम्पटम्स का शो होना अर्ली है, जबकि फीमेल्स में आफ्टर 20 स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि मेल्स के हवाले से कि मतलब लोग इसलिए समझने लगते हैं मेल्स का में ज़्यादा है इसलिए कि उनका अर्ली ऑनसेट स्टार्ट हो गया हुआ होता है। इट डिपेंड्स ऑन द कि इस वक़्त एनवायरनमेंट में है, किस जगह पे है, बट दोनों को इक्वली इफ़ेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि ये इसके कुछ कॉजेज़ भी होते हैं बाज़ औक़ात तो वो उस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एरिया टू एरिया वेरी कर रही होती हैं ये चीज़ें। फाइन, फाइन। अच्छा, अभी हमें एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आया है। उन्होंने कहा है कि एक हमारे व्यूअर अबू धाबी से, एक पाकिस्तान से, दोनों का क्वेश्चन मैं दोनों को मिला देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक तो इसकी कॉजेज़ क्या है, कि क्यों होता है ये लोगों में? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इससे बचने के लिए पहले से हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? क्या मतलब प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं कि हो ही ना ये प्रॉब्लम? अच्छा, पहले सबसे पहली बात करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया की बात अगर हम ये करें, तो इसके कॉज़ेज़ स्टिल अभी येट नो डायग्नोज़। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसके स्पेसिफ़िक कोई कॉज़ है। स्टडीज़ स्टिल जो है वो चल रही हैं, जो कि स्टडीज़ बेसिकली जेनेटिक्स पे चल रही हैं। हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो बिहेवियरल स्टडीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं। कुछ एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स की स्टडी कर रहे हैं, यानी जिसमें ब्रेन के फंक्शंस को प्रॉपर्ली देखा जा सके, जिस तरह एमआरआई है, सीटी स्कैन है। ये सारे इनको सबको मिला के स्टडी करके थोड़ा-सा मज़ीद आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो कॉजेज़ डिफाइन की गई हैं आज तक उसमें यही है कि मेनली जेनेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, आपकी जेनेटिक्स हिस्ट्री होती है। जेनेटिकली ये आपको ट्रांसफ़र हो रही हैं चीज़ें। दूसरा आपके एनवायरनमेंट फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि आपका एनवायरनमेंट अगर बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत डिप्रेसिव है तो वो भी इन्वॉल्व होता है, यानी वो उसके ऑनसेट में उसको हेल्प करता है। स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ जो होते हैं वो इंसान को इफ़ेक्ट करते हैं। मेन 2 चीज़ों को चीज़ें कहा जाता है। तीसरी चीज़ जो हम साइंटिफिकली कहते हैं, हम कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर ब्रेन केमिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक डोपामाइन एंड ग्लूटामेट।
ये दोनों भी कंट्रीब्यूट करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में को आगे प्रिवेल करने में। लेकिन जब हम इन तीनों चीज़ों की बात करते हैं, जेनेटिक्स की, ब्रेन केमिकल्स की और एनवायरमेंटल फैक्टर की, ये तीनों मिलके करते हैं, इसको हेल्प या सपोर्ट कर रहे होते हैं इसको इफेक्ट करने में। स्टिल फिर मैं कहूँगी कि अभी तक कोई स्पेसिफिक रीज़न या कॉज़ नहीं आइडेंटिफाई की जा सकी कि इसकी वजह से यहाँ पर किसी पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा होता है। तो जो रहा दूसरा सवाल आपका कि इसे क्योर पहले किया जा सकता है या कोई प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा सकते हैं, तो इसके बारे में हम इसलिए नहीं कहते, जब हमें कॉजेज़ का ही नहीं आइडेंटिफिकेशन, तो हम इसके हवाले से कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं ले सकते। जी, ये हम ज़रूर कह सकते हैं, हम अपना पॉज़िटिव हेल्दी लाइफ़स्टाइल एडॉप्ट करें। अगर हमारे इर्द-गिर्द हमें कुछ लोग देखें, इंडिविजुअल डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। कोई बहुत बाय नेचर बहुत हँसने वाला, खुश रहने वाला इंसान होगा, कोई बाय नेचर थोड़ा-सा डिपेंडेंट कंपैरेटिवली थोड़ा-सा लाइट मूड में होगा, कम गुफ्तगू करता होगा। हमने अपने इर्द-गिर्द फैमिली में, एनवायरनमेंट में, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलना होता है। अगर कोई बहुत उदास रहता है, तो हमें उसको खुद खुश करना है अपने दोस्तों के ज़रिए, फैमिली सपोर्ट के ज़रिए, ताकि वो अपनी लाइफ़ में उसी तरीके से जिए, जिस तरीके से बाकी जी रहे हैं। ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपको महसूस होती हैं अपने इर्द-गिर्द, तो लोगों को लाइफ़ की तरफ लेकर आना, लोगों को खुश रखना, कम स्ट्रेस देना, कम डिप्रेशन वाली सिचुएशन में जाने देना, ये वाले काम हम ज़्यादातर कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हम एक-दूसरे को इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे होते। मेन चीज़ यही है कि सपोर्ट किया जाए, फैमिली सपोर्ट हो, आपकी सर्कल में इस तरीके से पॉजिटिव चीज़ें हों, तो ही आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। अगर किसी पर्सन में डिप्रेशन के सिम्पटम्स भी शो हो रहे हैं, तो आप वो टाइम अगर उनको कंसीडर कर लें, उनको आइडेंटिफाई कर लें और अच्छी सपोर्ट दे दें, तो आप उस पर्सन को डिप्रेशन की तरफ से किसी तरह से भी बच सकते हैं। मगर अगर किसी पर्सन में बहुत जल्दी भी है, देखिए अर्ली चाइल्डहुड में ये स्किज़ोफ्रेनिया आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, ये लेटर ऑन एज में होता है, लेकिन अगर आप बहुत अर्ली देख रहे हैं, तो आप उनके सिम्पटम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस चीज़ से बचा नहीं सकते, लेकिन कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। सेवेरिटी की तरफ जाने से बचाया जा सकता है उनको। मैम ये बताइएगा, जब मैंने इसमें थोड़ी-सी रिसर्च की, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि अच्छे खासे डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी वो जिनको हीलर्स कहते हैं या पीर कहते हैं, या जो पीर होते हैं, जो आपके जिन निकालने वाले पीर होते हैं, उनके पास ऐसे मरीज़ों को ले जाया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में भी, बल्कि पाकिस्तान में शायद ये थोड़ी-सी तादाद शायद ज़्यादा है। हम ये कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को कि ये जो है प्रॉब्लम ये जिन्नात का या कोई जादू का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटल इश्यू है, मेंटल प्रॉब्लम है और ये ठीक हो सकता है। तो ये कैसे कन्विंस हम करेंगे लोगों को? क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको सिचुएशन मालूम पता होगी कि पाकिस्तान में छोटी से छोटी चीज़ होती है, तो हम कहते हैं कि जादू हो गया और जिन्नात का असर है, दिस एंड दैट। देखिए, पाकिस्तान में भी प्रिवेलेंस की बात की जाए, तो वाक़ई में ऐसा है। पाकिस्तान में एक्चुअली क्योंकि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट नहीं है और रूरल एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पर पर्टिकुलरली डिसऑर्डर की भी अवेयरनेस नहीं दी जाती। मेनली ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स ही हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और लोगों का वाक़ई में ये ख़्याल होता है कि वो फ़ौरन यही सोचते हैं कि कोई इविल स्पिरिट है जिसने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और इसीलिए वो किसी जिन से ही बातें कर रहा है, सब कुछ ये चीज़ें एक नॉर्मल पाए जाते हैं। बल्कि मैं अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ, तो सिटीज़ में भी लोगों का यही बिलीव्स है और एजुकेटेड लोग भी इस चीज़ की तरफ आते हैं, स्पेशली फीमेल्स का, तो वो विदिन अ सेकंड जो है वो सबसे पहले उनकी थॉट्स इस तरफ जाती हैं। और वो वही वाली बात है कि किसी फेथ बेस्ड हीलर्स के पास चले जाते हैं, जिसको पाकिस्तान में नॉर्मली आमिल और पीर कहा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली वो लोग इतनी बुरी किस्म की थेरेपीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं। उनके नज़दीक तो वो शायद ट्रीटमेंट है, लाइक उस पर्सन को इस कदर ब्रूटली मारा जाता है, और उनकी ये थॉट होती है कि वो उस पर्सन को नहीं, वो इस बैड एविल स्पिरिट को मार रहे हैं, जिसकी तकलीफ से वो शायद उसके अंदर से निकल जाएगी और पर्सन ठीक हो जाएगा। मुझे इस वक़्त पाकिस्तान के सारे लोगों से ये कहना है कि देखिए, अगर जिन्नात का कब्ज़ा भी है, तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है किसी भी चीज़ का। हम अपनी सुन्नत में भी देखें, हम अपने इस्लामी तालीमात में भी देखें, तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो प्लीज़ सबसे पहले तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। अगर आपको ये बिलीव है भी कि इस पे जिन्नात का कब्ज़ा है, तो आप सिर्फ़ सुन्नत तरीके को फ़ॉलो करें, जो आपको पीस ऑफ माइंड देता है। बाकी अगर इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए कि ये जिन्नात ही हैं या स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ये तो बहुत बड़ी डिबेट है। वेल, सबसे बड़ा जो साइंटिफिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि 6 मंथ्स तक अगर आपको कंटिन्यूअसली सिम्पटम्स अपने घर में किसी पर्सन में महसूस होते हैं, बहुत स्ट्रांगली, तो आप समझ जाएँ कि ये
कि ये ऐसा जिन्नात वाला मामला नहीं है, ये स्किज़ोफ्रेनिया है, 6 मंथ्स तक है और 6 मंथ्स में सेवेरिटी बढ़ती ही जा रही है, कम होने की बजाय। ऐसा नहीं होगा 6 मंथ के दौरान कि जी अगर 1 महीने में हुआ है तो थोड़ा हुआ है, दूसरे महीने में कम हो गया, वो बाय द टाइम सेवेरिटी बढ़ती जाएगी और ऐसा नहीं होगा कि किसी 1 महीने में हुआ और दूसरे महीने में नहीं हुआ, फिर तीसरे महीने में हुआ, ये वाली चीज़ भी नहीं है, कंटीन्यूअस 6 मंथ्स का होता है। दूसरा ये कि अगर आपको लगता है, आपने ये देखा, आपने महसूस किया कि 6 मंथ्स ऑलमोस्ट हैं, हमें अपने रहने वाले घर में बंदे को ये महसूस हो रहा है, तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट सबसे पहले पर्सन का फुल एग्जामिनेशन करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें डिफरेंट ब्लड टेस्ट होंगे, डिफरेंट एमआरआई या उनके टेस्ट होंगे, क्योंकि उसने ये देखना है, एग्जामिन करना है कि कोई ड्रग, कोई अल्कोहल यूज का इफेक्ट तो नहीं, कोई दूसरी बीमारी लाइक डायबिटीज या हार्ट पेशेंट तो नहीं, क्योंकि उसने जितनी भी चीजें आगे पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करनी है बंदे में, वो उस सारी उसके साथ रिलेट कर रही होंगी। अगर उसने कोई थेरेपी अप्लाई करनी है तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं कि अगर पर्सन डायबिटिक है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसको कौन सी थेरेपीज दी जाए, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। तो डिपेंड कर रहा है कि आप दूसरा कि अगर आपको फील होने लग गया है वही वाली बात, तो आप पहले फैमिली सपोर्ट देख के देखें और 6 मंथ्स तक वेट करें। वेट इन द सेंस ये नहीं कि आप सिर्फ वेट एंड वॉच वाला वेट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से एक फैमिली सपोर्ट, एक काउंसलिंग सेशन, इस तरीके से फैमिली काउंसलिंग सेशन, फैमिली सपोर्ट देते रहें। आपको इन सारी चीज़ों का इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा और आपको लगता है कि सेवेरिटी बढ़ती जा रही है, तो आप साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस करें और उनके पास ज़रूर जाएँ। उनको बताएँ कि ऑनसेट कब स्टार्ट हुआ, हमें कब से लग रहा है, ये डिटेल से बताएँ। उससे कम वाले जो हैं फैक्टर्स, वो फिर आप उस पे जा सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगी जिन्नात वाली बात के हवाले से कि हमेशा इस्लामी तालीमात को सुन्नत तरीके से फॉलो करें। आपको अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक तरीका बता दिया है। तो किसी भी दूसरे रॉन्ग वे में जाने से बेहतर है कि आप एक सही डायरेक्शन में चलें और आपको उसका फ़ायदा भी हो। थैंक यू मोहम्मद अब्दुर्रब खान। अब्दुर्रब ने हमें इंग्लैंड से जॉइन किया है। मैम ये बताइएगा इसकी ट्रीटमेंट क्या है? क्या इसकी ट्रीटमेंट है भी कि नहीं? और ये बताइएगा कि इसको इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी हमारे पर्टिकुलरली पाकिस्तान में इसको एक बीमारी मैं नहीं कहूँगा, मेंटल प्रॉब्लम क्यों नहीं कंसिडर किया जाता? उतना सीरियसली क्यों नहीं लिया जितना सब डेवलप्ड वर्ल्ड में लिया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहली बात ये करूँगी, इसकी प्रेवलेंस इसमें से 1 to 2 पॉपुलेशन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इस वक़्त स्किज़ोफ्रेनिया से अफेक्टेड है। ये भी मेरे ख्याल में 2019 तक की स्टडीज़ हमें ये बताती हैं। अब तो डेफिनिटली 2020-21 इसमें रिसर्चेज़ और भी आगे बढ़ गई होंगी। जब हम और लेकिन अब भी हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में मिलती भी नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिसर्चेज़ नहीं होती, यहाँ पर लोग इतनी कंडक्ट नहीं करते रिसर्च, जिससे स्टैटिस्टिकल डाटा हमें एक्यूरेट मिल सके। तो जब लोग लिटरेट ही नहीं है तो इसमें अवेयरनेस कैसे डेवलप करेंगे? हमारे पास अवेयरनेस प्रोग्राम्स के प्लेटफॉर्म बहुत कम है। हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे इसकी अवेयरनेस नहीं दी जा रही होती। दूसरा ये कि कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, जैसे मैं आपको जिक्र करूँगी फाउंटेन हाउस नेटवर्क का, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ना सिर्फ ट्रीटमेंट दे रहा है बल्कि रिहैबिलिटेशन पे भी काम कर रहा है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट पे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया नहीं, पाकिस्तान में इस वक़्त साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हर किस्म का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसके बारे में अभी तक इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस है भी, लोग उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखते भी हैं, तो वो इस पे बिलीव नहीं करते कि अच्छा ये ऐसा भी है। वो इसको सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे ले लेते हैं। पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बड़े-बड़े लेवल्स पे इस पे काम नहीं हो रहा। लेकिन जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम होता है ना, जैसे जिस चीज़ की कैंपेन चलाई जाती है, बहुत ज़्यादा अवेयर किया जाता है, लोगों को उस चीज़ के नुकसानात से आगाह किया जाता है, तो लोग उसके बारे में कॉन्शियस होना शुरू कर देते हैं। अभी एक रीसेंट मिसाल हमारे पास कोरोना वायरस की है, कोविड-19 की। वैसे आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, दूसरे मीडिया चैनल्स पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चल रही है। अब एटलीस्ट हर कोई उसके सिम्पटम्स से, उसकी उसकी कॉजेज़ से और उसके ट्रीटमेंट से अवेयर है। बाय द टाइम कोई कितना अडॉप्ट करता है, कितना नहीं, लेकिन स्टिल इसमें पॉपुलेशन जो अवेयर है, जो प्रिकॉशनरी मेजर को ले रही है, वो बढ़ती जा रही है, उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। तो हम जितने ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस देंगे, जितने चैनल्स यूज़ करेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उतने ज़्यादा लोग इसके बारे में बिलीव करने लगेंगे। मेनली पाकिस्तान में अभी तक यही होता है कि अगर कोई पर्सन आप किसी भी पर्सन को साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने लगे, तो वो फ़ौरन एक स्टिग्मेटाइज़ होता है कि आप लोगों को मैं क्या पागल लगता हूँ या लगती हूँ? स्टिल लोग ये सोचते हैं, लोगों को अभी ये अवेयरनेस इसलिए भी नहीं आ रही, क्योंकि हमने किसी भी तरीके से अवेयरनेस देने की कोशिश नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मैं और अपने घर की बात ले लें, हम किसी पर्सन को अभी कहेंगे भी ना, तो स्टिल एकदम मैं तुम्हें क्या लगा मैं पागल हूँ, तुम्हें क्या चीज़ ऐसी महसूस हुई कि मैं
हम नहीं सोचते कि अच्छा हमारी जो लाइफ की फंक्शनिंग है, हमारी जो परफॉर्मेंसेस हैं, हमारी जो लाइफ के स्ट्रेस हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है, काउंसलर्स के पास जाया जाता है। हमें हर चीज़ लाइफ में हर वक़्त नहीं आ सकती। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट होते हुए मुझे बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस है, लेकिन हमारे पास बाज़ औक़ात लाइफ में रूटीन में इतने ज़्यादा स्ट्रेसर्स होते हैं, इतने ज़्यादा हमारे पास टास्क होते हैं, हम उनको मैनेज करते-करते मेंटली भी टायर्ड होने लगते हैं। बाज़ औक़ात हमें कहते हैं कि हमें पता तो है लेकिन मैं कर रही हूँ कोशिश, लेकिन हम उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। वो बैलेंस सीखने के लिए हमें जाना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात सिर्फ़ कैथारसिस के लिए जाना पड़ता है, कैथारसिस हमारी बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी है। आप किसी को बात कह लें, आप उसी से बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं और आपको वो 1 सेशन या 2 सेशन में आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो लोग ये सोच लेते हैं कि हमें कोई बीमारी है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है हमारे साथ या कहीं हो ना जाए डायग्नोज़, ये चीज़ें इंसान को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करके रख देती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स पे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे कम्युनिकेशन होती रहे। एक नहीं बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स खुले हैं जिसमें लोग बार-बार इसके बारे में बात करें, अपने ज़हन में आने वाले सवालात ओपनली पूछें ताकि उनको सैटिस्फैक्टरी आंसर दिया जा सके और उसके बारे में आगे बढ़ें कि ठीक है, ये चीज़ होती है। इस वक़्त जिससे मैंने आपके साथ एक क्लास प्रोग्राम किया कोविड-19 का, उसके बाद बहुत से लोगों के डेफ़िनिटली रिस्पॉन्स भी आए, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि पेरेंट्स खुद भी नहीं आगाह होते इन चीज़ों से कि हमारे बच्चों के साथ लाइफ़ में कितनी-कितनी चीज़ों की प्रॉब्लम चल रही होती हैं। बाल का सिर्फ़ एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे पेरेंट का बिहेवियर, पेरेंट की एक्चुअली उनकी जो पेरेंटिंग है, वो भी उनके बच्चे को इफ़ेक्ट करती है। वो भी उनको किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ प्रोन कर सकती है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। हम ये तो कह देते हैं कि हम भी बच्चे थे, हमारे वालिदैन ने तो हमें बड़ा मारा और हम तो बड़े इस तरीके से हम सीधे से बच्चे बन गए, ठीक है, आज हम फंक्शनिंग कर रहे हैं। लेकिन आप 1 मिनट के लिए अगर खुद अपना जायज़ा लें तो आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि हाँ, लाइफ़ में मेरे साथ भी बहुत सी डिस्टर्बेंसेस हैं। मैं इन डिस्टर्बेंसेस का बहुत पीछे चाइल्डहुड में किसी रीज़न की वज़ह से इफ़ेक्ट हो गया था। मुझे अब अपने बच्चों को उन चीज़ों से नहीं गुज़ारना है। तरबियत और आपके बच्चे को एक्चुअली हेल्दी लाइफ़स्टाइल और एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट जो कहते हैं ना सपोर्ट देना वो बहुत ज़रूरी है। तो आप पाकिस्तान में भी और नो डाउट ओवरऑल वर्ल्ड में भी इस वक़्त ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान में कम अवेयरनेस है, इसमें ऐसा है। जहाँ तक बात है इस ट्रीटमेंट की क्योर की, तो नहीं इस ट्रीटमेंट का अभी तक कोई क्योर नहीं है। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि इसके सिम्पटम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हैलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं, ये बहुत सेवेरिटी में होता है तो हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं। पेशेंट को सिखाते हैं कि अच्छा इसकी सेवेरिटी ना हो। इसके ट्रीटमेंट में मेनली आती हैं 2-3 चीज़ें आती हैं। हम सबसे पहले फैमिली सपोर्ट की बात करते हैं। फैमिली सपोर्ट होती है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा उसके सिम्पटम पे कंट्रोल करना सिखाया जा सकता है। फिर आती है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हम काउंसलिंग करते हैं। पेशेंट की काउंसलिंग करके बहुत से सेशंस लेके उसको सिखाया जाता है किस तरीके से उसने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, किस तरीके से हैलुसिनेशन से पीछे बैठ जाना है। कहीं-कहीं उनकी सेवेरिटी पे डिपेंड करता है, मेडिकेशंस भी स्टार्ट करते हैं साइकियाट्रिस्ट और ये चीज़ें भी चलती हैं। कुछ थेरेपीज़ ऐसी चलती हैं जिसमें जो फैमिली और पेशेंट दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है और दोनों को सिखाई जाती हैं। क्योंकि ये अडल्टहुड में डायग्नोज होनी शुरू हो जाती हैं, तो बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि इन पेशेंट्स को लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स सिखा देते हैं। उन्होंने कैसे इंटरेक्ट करना है सोसाइटी में जाके, अगर उनको स्ट्रेस हो रहा है तो उन्होंने स्ट्रेस के साथ कोप कैसे करना है और उनकी लाइफ में जो अगर कोई दूसरी ऐसी डेली लाइफ की जो हाइजीन की चीज़ें हैं, वो उन्होंने कैसे करनी है, उनको कैसे सीखना है और कैसे आगे आगे लाइफ में जाके मूव ऑन करना है। इस तरह की स्किल सिखा के पर्सन को इतना इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि वो अपनी लाइफ में खुद मूव ऑन करे और आगे लाइफ में चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दे। ये बेसिक रेमेडीज़ और रिहैबिलिटेशन थेरेपीज़ यूज़ करके किया जा सकता है और काम सारा सिम्पटम्स पे होता है, उसी के ज़रिए उसको कंट्रोल करके पर्सन को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आया जाता है। Fine. We are going to towards the end of the program. Um, uh, मैम एक क्वेश्चन छोटा सा भी आया हमें रिसीव हुआ है व्हाट्सएप पे। उन्होंने पूछा है कि ये बताइएगा कि स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, वो एक एज में आके पर्टिकुलरली जब उनकी बात नहीं मानी जाती, तो वो बहुत अब्रप्टली बिहेव करते हैं, रूडली बिहेव करते हैं और उनमें इसी तरह के सिम्पटम्स हमें नज़र आते हैं जिस तरह के आपने बताए हैं, बिहेवियरल सिम्पटम्स। तो वो क्या ये कॉलेज लेवल पे जब बच्चे पहुंचते हैं और वो मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, तो उस मेंटल स्ट्रेस की वजह से ये इस पीने की तरफ वो जा सकते हैं या नहीं? नहीं, सिर्फ मेंटल स्ट्रेस की वजह से या वो जो आप सिम्पटम जो चीज़ें बता रहे हैं बिहेवियर इश्यूज़ की वजह से, सिर्फ उनकी वजह से नहीं जा सकते।
अलोन एनवायरमेंटल फैक्टर या बिहेवियरल फैक्टर कोई रोल प्ले नहीं करता। इसका जेनेटिक्स के साथ भी ताल्लुक होता है और ब्रेन केमिकल्स के साथ भी ताल्लुक होता है। अगर हमारे स्कूल कॉलेज एज बच्चों में ये चीज़ें आ रही हैं, ये सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले हो रहा होता है उनके घर के एनवायरनमेंट पे और जिस जगह पे वो जाते हैं उसके एनवायरनमेंट पे। ये दोनों एनवायरनमेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। अगर कोई पेरेंट या कोई टीचर ये देखता है कि इस बच्चे में आउट ऑफ वे नॉर्मल लोगों से हट के बहुत ज़्यादा बिहेवियर एग्रेसिव है या बहुत ज़्यादा रूड है या बहुत स्ट्रेस में रहने लगे है, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता, तो सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे जाइए। सबसे पहले उनको स्टडी कीजिए कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो इनको इफ़ेक्ट कर रही हैं। क्या बच्चा वो शुरू से ही ऐसा था? अगर वो ऐसा नहीं था और स्कूल और लाइफ़ यानी लेट स्कूल लाइफ़ और अर्ली कॉलेज लाइफ़ में ऐसा हो गया, तो दैट मीन्स फॉर श्योर कि उसको कोई ऐसा एनवायरनमेंट या कोई ऐसा फैक्टर चेंज हुआ है जिसने उसको इफ़ेक्ट किया है। पेरेंट्स को, टीचर्स को भी उनको इस फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है कि वो कौन से फैक्टर्स है जिसने इसको डिस्टर्ब किया है। लेकिन इन फैक्टर्स की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि पेशेंट जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जा रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स बहुत सीवियर हैं, जैसे अभी हमने ज़िक्र कर लिया हुआ है, तो ये सिर्फ़ अलोन ये फैक्टर रोल प्ले नहीं करेगा इसमें। हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ें हैं। वो बहुत शुरू से देखें आप जब टीन एज स्टार्ट होती है ना, उस वक़्त से ही पर्सन में ये सिम्पटम्स काफ़ी हद तक शो हो रहे होते हैं। लेकिन हमने क्योंकि ये बात की कि वो डायग्नोज़ सिर्फ़ लेटर ऑन होते हैं, लेकिन बहुत पहले से चलते आ रहे होते हैं। ये स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्पटम्स हैं, ये थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट से ही आगे आपके साथ चल रहे होते हैं। लेकिन जो सडन बिहेवियर चेंजेज़ हैं, सडन इमोशनल चेंजेज़ हैं, स्कूल लाइफ़ और कॉलेज लाइफ़ में वो इसकी तरफ लीड नहीं करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ। मैम एक और क्वेश्चन अभी रिसीव हुआ, उन्होंने कहा है कि क्या ये जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है, क्या वो इस हद तक जा सकता है कि अपने आप को नुकसान पहुँचाए या इर्द-गिर्द के लोगों को नुकसान पहुँचाए? जी, बिल्कुल, जैसे मैंने सबसे पहले बात की कि स्किज़ोफ्रेनिया नो डाउट इतना डेंजरस है कि पर्सन इंडिविजुअली को भी इफ़ेक्ट करता है, फैमिली को भी इफ़ेक्ट करता है। स्किज़ोफ्रेनिया की स्टडीज़ हम देखें, रिसर्चेज़ देखें तो स्किज़ोफ्रेनिया में 20 टू 25% जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। लाइक वो इतने डेंजरस चीज़ में चली जाती है कि वो सुसाइड करते हैं। वो कहते हैं कि 2 टू 6% जो हैं वो उनकी सुसाइड यानी वो मर भी जाते हैं, इतनी डेंजरस सुसाइड इफ़ेक्ट्स और अटेम्प्ट्स होती हैं उनकी। वो कर इस तरह का होता है, वो होती भी इसलिए हैं कि हैलुसिनेशंस में होते हैं वो। जब वो इन हैलुसिनेशंस में होते हैं और डिल्यूजन्स में होते हैं कि उनको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने आप को उससे बचाने के लिए बाज़-औक़ात इस तरह के काम करते हैं कि वो नॉर्मल एक देखने वाले इंसान को लग रहा था कि उसने सुसाइड कर लिया है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि वो वाक़ई में इतना एग्रेसिव होता है, कोई उनको इस कदर तकलीफ़ उनकी जो सोच होती है कि उनको नुकसान पहुँच जा रहा है, कोई इतनी तकलीफ़ दे रहा होता है कि वो उस तकलीफ़ से बचने के लिए खुद को खुद ही मार देते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ़ बार-बार मिल रही है, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। वो जो उनका जो परसेप्शन होता है, थिंकिंग वे होता है, वो इतना चेंज हो जाता है, इतने ज़्यादा हैलुसिनेशंस ऊपर उनकी सिवियरिटी में आ जाती हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। लेकिन स्टिल एक ये भी बात है, देखिए हर चीज़ के 2 पहलू ज़रूर होते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने अगर स्किज़ोफ्रेनिया की या सुसाइड की बात की है, तो इसका मतलब है कि सारे पेशेंट्स ही ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो इतनी सिवियरिटी पे नहीं होते, वो नॉर्मल स्टेज पे होते हैं। तो दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन है वो इतना डेंजरस है या हर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट इतना ही डेंजरस हो जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, अपनी डेली लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं, क्योंकि उनको फैमिली सपोर्ट इतनी अच्छी मिल रही होती है, वो बाकायदा सेशंस ले रहे होते हैं, फैमिली भी अंडरस्टैंड कर चुकी हुई होती है, उनके सिम्पटम पे काम भी हो गया होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में ये एक मिथ नहीं बना लिया जाए, इस प्रोग्राम के थ्रू भी मैं कहूँगी कि मिथ ना बना लिया जाए कि हर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट सुसाइड करता है या हर स्किज़ोफ्रेनिक डेंजरस होता है। उनमें सिम्पटम्स कुछ ऐसे ज़रूर होते हैं, अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, प्रॉपर केयर की तरफ नहीं लेके जाएगा, तो येस दे विल बी वेरी डेंजरस। लेकिन अगर आप करेंगे, ट्रीटमेंट की तरफ जाएँगे, तो फिर इंशाल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं और आप लोग भी देखेंगे कि अच्छा वाक़ई में इन चीज़ों का इफ़ेक्ट उन पेशेंट्स पे, उन लोगों पे ज़रूर आ रहा होता है। फाइन, फाइन। अच्छा आखिर में एक और क्वेश्चन अभी मेरे ज़हन में एक आया कि अक्सर हमने देखा और हमने तो चूँकि ये चीज़ें हमें तो नहीं पता होता कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है या नहीं है। हमने तो सिर्फ़ ये देखा है कि एक अ, इंसान है जिसको वो दौरा पड़ जाता है और वो बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो जाता है। उसको हुँ, हुँ। 10 बंदे भी रोके, हालाँकि उसकी इतनी मतलब वेल बिल्ट वो बंदा नहीं होगा, लेकिन उसको 10 बंदे भी रोके तो वो रुकता नहीं है। लेकिन हुँ, 10 से 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद वो काम डाउन हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो क्या हुँ। ये इस तरह की सिचुएशन भी एक स्किज़ोफ्रेनिया के उसमें ही आती है?
जी, ये भी डिपेंड करती है, आती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो वाक़ई जो आपने वर्ड यूज़ किया कि हम कहते हैं उसे दौरा पड़ गया है, ये होता है, लेकिन ये दौरा सिर्फ़ स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं पड़ता, बहुत से हमारे एपिलेप्सी के पेशेंट्स देखे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रहा होता है। और बहुत से और दूसरी डिज़ीज़ेज़ और डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है। लेकिन डेफ़िनिटली ये चीज़ ऐसी नहीं है कि नॉर्मल सिचुएशन हो, हम कहते हैं कि अच्छा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की या वो मतलब देखें, एकदम सिम्पटम्स ऐसे नहीं आ जाएँगे कि आप की नॉर्मल लाइफ गुज़र रही है और पेशेंट या जो बंदा है वो डायग्नोज़ नहीं हुआ हुआ और वो एकदम कोई सेवेरिटी वाले सिम्पटम्स शो करने लग गया है। ऐसा नहीं होगा, पहले कहीं-कहीं थोड़ी-थोड़ी आपको उसकी बातों से, उसके एक्शन से, उसके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के स्टाइल से महसूस होगा कि कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। जब वो सारे सिम्पटम्स आ रहे होंगे, आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, किसी उसमें सेवेरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है और अब वो एकदम से वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वो लड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है। ऐसे में ये होता है कि पेशेंट को फिर उस वक़्त आप ऑब्ज़र्व करें, आप उसको इन्वॉल्व ना करें, लाइक उसको आपकी थॉट्स या उसकी अटेंशन अपनी तरफ इन्वॉल्व नहीं करें। उसको देखें, वॉच ऑब्ज़र्व करें कि वो क्या एक्चुअली एक्ट कर रहा है, किस तरीके से। अगर तो आपको लगता है कि दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू अ डेंजरस साइड कि वो नुकसान पहुँचाने लगा है, तब तो आपने को लेना है। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगी कि इतना ज़्यादा जो सेवेरिटी वाला इफ़ेक्ट आता है, वो एकदम से नहीं आता। आपको ऑलरेडी अवेयर होते हैं, आपको सिम्पटम में और ऐसे सिम्पटम उस वक़्त आते हैं जब 6 मंथ्स गुज़र रहे होते हैं चुके होते हैं या ऑलमोस्ट गुज़र चुके होते हैं। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा चुके हुए होते हैं, साइकियाट्रिस्ट आपको थेरेपीज़ कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजीज़ सब कुछ सिखा चुके हुए होते हैं। हम इस प्रोग्राम में स्ट्रैटेजीज़ पे तो नहीं बात कर सकते क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलरली बहुत डिटेल में भी हैं और वो सिर्फ़ पेशेंट और उसके फैमिली के साथ ही डिस्कस की जाती हैं क्योंकि वो बहुत से फैक्टर्स उसकी हिस्ट्री डिस्कस करने से आइडेंटिफ़ाई होते हैं कि हमें पर्टिकुलरली कौन-सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। सिम्पटम्स एकदम किसी को दौरा पड़ेगा तो भी उस वक़्त आप फ़िलहाल पेशेंट को सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करें, उसको इन्वॉल्व नहीं करें या उससे बात नहीं करें। विदिन 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 6 मिनट्स वो calm डाउन होता है तो फिर आप उसके बारे में डिस्कशन करें। अगर वो नॉर्मल होता है और आपकी बातों का रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, तो आप उससे पूछें कि उसने क्या फ़ील किया और फिर आप देखें कि बहुत सीवियर है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर नहीं है तो वो फिर आप दूसरी फैक्टर्स पे भी गौर कर सकते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं। फाइन। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड द सेशन फॉर टुडे। ये कभी क्वेश्चन आया है हमारे पास, उन्होंने पूछा है कि ये टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा कि जब टीन एज में बच्चा जाता है तो उसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उसकी कैसे करनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस उसमें कैसे लाना चाहिए, बिकॉज उस एज में जाके हमने देखा है कि कॉन्फिडेंस बच्चों में कम हो जाता है। ऑल्दो डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं हमारे आज के टॉपिक से, लेकिन हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा। देखिए टीन एज में अगर उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा तो वही वाली बात है कि उसके आपने एग्जामिन करना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको डिस्टर्ब किए हुए हैं। एक तो सबसे पहले इंसान लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो चुका हुआ होता है तो इसलिए भी उसको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। टीन एज में भी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं और ये केस टू केस वेरी करती हैं। मेरे पास भी बहुत से पेरेंट्स आते हैं, वो अपने बच्चों के हवाले से क्वेश्चनिंग करते हैं, तो मैं उन्हें सबसे पहले ये कहती हूँ, अगर एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता रही हूँ दैट डजंट मीन कि वही स्ट्रेटजी किसी दूसरे बच्चे पे भी काम करेगी। हर बच्चे के स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट होता है, इंडिविजुअलिटी होती है, पेरेंट्स की पेरेंटिंग इन्वॉल्व होती है, आपके घर का एनवायरनमेंट किस तरह का है वो इन्वॉल्व होता है। इनमें से कोई एक चीज़ बच्चे को बहुत हिट कर रही होती है, हम उस एक्चुअली काउंसलिंग सेशन से उस एक्चुअली फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर्टिकुलर फैक्टर पे काम करके बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देते हैं। मेनली ये चीज़ें होती हैं आप बच्चे के साथ टीन एज में स्पेशली अगर बॉयज़ हैं टीन एज में फादर बच्चे के साथ फ्रेंड बन जाए। टीन एज से पहले फादर का रोल थोड़ा डिफरेंट होता है, जब बच्चा टीन एज में एंटर हो गया है, तो फिर फादर का रोल प्ले यहाँ पर ज़्यादा आता है कि एज़ अ फ्रेंड रोल प्ले करे। जब फादर अपने आप को फ्रेंडली एनवायरनमेंट अपना देगा, फ्रेंडली जेस्चर देगा, तो जो कुछ भी है वो उसको उसके बारे में उससे गुफ्तगू करके जज करने लगेगा कि मेरे बेटे को ये चीज़ एक्चुअली इफ़ेक्ट कर रही है। अगर मैं इसको कॉन्फिडेंट देखना चाहता हूँ, तो वो उस हवाले से कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा या उसकी थिंकिंग यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुकी है, मुझे इस पे वर्कआउट करना है। टीनेज के हवाले से यानी फादर को अपना फ्रेंडली नेचर रखना है और मदर को भी फ्रेंड्स बनाए यानी पेरेंट्स दोनों फ्रेंड्स बनेंगे पर्टिकुलरली डिस्कशन हस्बैंड और वाइफ आपस में करेंगे कि हमारे बच्चे में ये चीज है हम ये देखना चाहते हैं ये नहीं हो रही उससे डिस्कस करें उसके फ्रेंड्स की बातें करें उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बातें करें आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज है तो बच्चों के वॉच करें कि बच्चे क्या चीजें देखते हैं कौन सी चीजें वो ज्यादा पसंद करते हैं वो जो आप एक्चुअली सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं वो चीज़ें भी आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपके बच्चे को इफ़ेक्ट कर रही हैं, उसके हवाले से लेकर चीज़ों में चेंज लेकर आएँ। मैंने एक रिसेंटली यहीं पर अबू धाबी में एक मदर के साथ सेशन मदर ने लिए थे और वो खुद आती थी, वो इसी बारे में परेशान थी कि उनका टीनेज बेटा है और वो
पहले बहुत अच्छा था, बहुत नमाज़ भी पढ़ने जाता था, मस्जिद में भी जाता था, लेकिन सडनली उसका बिहेवियर इतना हुआ कि वो अपने बाप से बदतमीज़ी करता है, बुरी तरीके से बात करता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, मैं तो उसकी तरफ से बहुत मुतमईन थी। जब बहुत ज़्यादा सेशन लेने के बाद चीज़ें डिस्कशन करने के बाद पता चला कि फैक्टर क्या इन्वॉल्व हुआ, क्यों वो बदतमीज़ी पे आ गया, क्यों वो मदर से भी बात नहीं करना चाह रहा और सब कुछ है। तो बेसिकली उसके फैमिली के अंदर फैक्टर्स थे। टीनेज जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं ना, वो सोचते हैं, वो रीज़निंग तलाश करते हैं। उन्हें अगर अपनी मदर और फादर में कोई चीज़ बुरी लग रही है ना, वो उनको इफ़ेक्ट कर रही है। तो उन उन मदर के साथ जब मैंने सेशन लेने स्टार्ट किए थे, उन्होंने मुझे जब बताना शुरू किया बाय द टाइम, तो पता चला कि एक्चुअली फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है फादर के साथ। कि बच्चा पहले बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करता था अपने फादर को, वो अपना हीरो समझता था, उनको फ़ॉलो करता था। ऑल ऑफ सडन फादर ने कुछ ऐसा काम किया लाइक उनकी उस फैमिली में सेकंड मैरिज वाला रोल प्ले हुआ, फादर ने सेकंड मैरिज कर ली और उस वजह से क्या हुआ जो वो उसके बेटे ने एक अपना रोल मॉडल बनाया हुआ था ना अपने बाप को, वो टूट गया। जब वो टूट गया तो बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, वो उसने उसने अपनी हर चीज़ डिस्टर्ब कर ली, वो डेविएंट करने लग गया सोसाइटी से, उसे लगा कि ये दुनिया और मेरे पेरेंट्स ने जो कुछ बातें सिखाई हुई हैं वो सब गलत है, वो उसके अगेंस्ट खुद बिहेव कर रहे हैं। तो हमने उस फैक्टर पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी कि वो अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ़ की तरफ है, वो बैक टू द वर्ल्ड है कि कैसे मूव करना है, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया और चीज़ें चलनी शुरू हो गई। पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है, देखिए टीन एज में बच्चों को आपने खुद फैमिली में एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बच्चों को यहाँ पर रहना पसंद हो, आपके घर में आके डिस्कशन करना पसंद हो। बच्चे को पाबंदियों की बजाय बच्चे को डिस्कशन करना सिखाएँ, बच्चे को नो कहने की बजाय बच्चे को डिबेट करना सिखाएँ, उससे ये कहें कि वो उसके साथ जो बातें हैं, अपनी बातें शेयर करें, अपनी लाइफ टाइम की बातें शेयर करें। लेकिन इस अंदाज़ में नहीं कि हम तो बचपन में ऐसे थे, हमने तो अपने पेरेंट्स को कभी ऐसा जवाब नहीं दिया। तो ये सीखें कि बेटा हम तो ऐसे करते थे, हमें लगा कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी होती हैं। आपको क्या लगता है? आप बताएँ, आपकी क्या इस बारे में राय है? आप क्या सोचते हैं? आप अपने छोटे बारों बच्चों के बारे में क्या राय रखते हैं? इस तरीके से उनसे जब डिबेट चलेंगी ना, तो वो कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। बाय द टाइम वो अपनी हर चीज़ आपके साथ शेयर करने लगेंगे। अच्छा, सो उसमें ये है कि अभी हम इस पे सेपरेट सेशन भी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो भी हमने आखिर में जो बात की है, एक पेरेंट के ही की तरफ से ही क्वेश्चन था। सो इंशाल्लाह इस पे हम एक सेपरेट सेशन रखेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि टीन एज में बच्चा कैसे चेंज होता है और उसमें क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको चेंज करते हैं और कैसे उसको इम्प्रूव करते हैं। मैम लास्ट एक अभी ये कमेंट आया है मुझे व्हाट्सएप पर, यूएई से किसी ने भेजा है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग साइकियाट्रिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते कि वो ये डरते हैं कि जी वो हमें स्लीपिंग पिल्स दे देंगे। कि जी हम काम रहें और क्वाइट रहें। तो क्या स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स को भी स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं उनको इस तरह काम रखने के लिए कि नहीं, इसमें कोई पिल्स की ट्रीटमेंट, दवाइयाँ की कोई ट्रीटमेंट नहीं? नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया में भी कहीं न कहीं मेडिकेशन होती हैं, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ड्रोज़ीनेस होने लगती है, पेशेंट बहुत सोने लगता है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के जो सिम्पटम्स हैं, उनकी सिवियरिटी को देखते हुए करते हैं। कि उसमें कितनी शिद्दत है, कौन से सिम्पटम में ज़्यादा शिद्दत है। अगर बहुत डेंजरस वाले सिम्पटम्स हैं, यानी सुसाइड वाले इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं या किसी को खतरा है, वो नुकसान पहुँचाने वाले काम कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली इस तरह की मेडिसिन की तरफ आते हैं कि उनको कंट्रोल किया जाए, उनके सिम्पटम्स को कंट्रोल किया जाए। पहले उन सिम्पटम्स को कंट्रोल करते हैं, तो फिर उनके सिम्पटम्स को थोड़ी-सी शिद्दत काम करके पीछे आते हुए मेडिकेशन को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वही अगेन यही बात है कि साइकियाट्रिस्ट डिपेंड कर रहा होता है कि वो पेशेंट को देखते हुए डेफिनिटली पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग विदाउट रीज़न तो कभी भी नहीं स्टार्ट करता। हर कोई के अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं एक ये कहूँगी कि डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से पहले यानी आपके अंदर अगर आपको कोई नॉर्मल सिचुएशन भी फेस करनी पड़ रही है, आप साइकोलॉजिस्ट बहुत स्पेशलिस्ट हैं। हर साइकोलॉजिस्ट हर लाइन का डिफरेंट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट होते हैं। लाइफ स्किल्स साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट हैं। जैसे मैं सोशल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में बात करती हूँ। मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के हवाले से बात कर लेती हूँ। यानी हर स्पेशलिस्ट मौजूद है साइकोलॉजिस्ट। आप पहले साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, अपनी चीज़ें डिस्कस करें, वो थेरेपीज़ के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट समझता है कि कोई ऐसा सिम्पटम, कोई ऐसा डिसऑर्डर प्रिवेल कर रहा है जो कि बियॉन्ड हिज़ बाउंड्री है, तो वो साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर देते हैं। इसी तरीके से जैसे नॉर्मल लाइफ में हमारे होता है, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं
वो जब ये देखता है कि ये पर्टिकुलर एक खास बीमारी है, वो उस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट को रेफर कर देता है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, कोशिश करें ज़्यादातर आप थेरेपिस्ट के ज़रिए अपने सारे सिम्पटम्स, अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकें। लेकिन बात साइकियाट्रिस्ट के पास जाने या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की वाली यही है, इन दोनों पेशेंट्स के डॉक्टर्स के पास जाने के लिए ज़रूरी यही है कि आप कंसिस्टेंट हों। आपको जो सेशन दिया गया है, आप उसको अटेंड करें। उस सेशन के दौरान आपको जो टास्क दिए गए हैं, एज़ अ थेरेपिस्ट आप उनको फॉलो करें। ये ऐसे ही है जैसे मेडिसिन होती है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये बाज़-औक़ात ये भी होता है जब मैं लोगों को कहती हूँ तो लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास तो जाते हैं तो वो तो हमें कोई दवाई नहीं देते, छोटे-छोटे काम कह देते हैं करने के लिए, वो फिर हम सोचते हैं करें ना करें। ये कंटिन्यूटी नहीं रहती तो ट्रीटमेंट नहीं होता, ये वाली बात है। तो सबसे पहले आप साइकोलॉजिस्ट को विज़िट किया करें, देन अगर आपको साइकोलॉजिस्ट रेफर करता है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, ठीक है? फाइन। थैंक यू अनम, थैंक यू। आपने बड़ी डिटेल्ड ये डिस्कशन हुई है। व्यूअर्स, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो जो लेटर ऑन आप पूछना चाहें तो आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो हम मिस अनम के साथ जब नेक्स्ट सेशन करेंगे तो उसमें भी इनके आंसर्स दे सकते हैं। अनम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग सच अ डिटेल्ड डिस्कशन एंड सच अ इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। इस चीज को वकास मंजूर ने अबू धाबी से हमें ज्वाइन किया, उन्होंने कहा इट्स अ गुड आइडिया टू हैव अ सेपरेट प्रोग्राम। जी इंशाल्लाह इस पे हम सेपरेट प्रोग्राम रखेंगे इस पे। जी, मैं आपको कहूँगी पेरेंटिंग एक्चुअली नो डाउट इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ी चीज़ है। हम इसको इस पे डिबेट, बल्कि ये मेरे ख्याल में नीड ऑफ द टाइम भी है। लोग बहुत परेशान हैं आजकल इन चीज़ों से, पेरेंटिंग से बहुत परेशान है, ये कैसे की जाए? तो ये अच्छा टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे भी हम डिज़ाइन कर लेंगे और डिस्कशन कर लेंगे कितने सेशंस में किया जाए, कौन से सेशन पे ज़्यादा काम किया जाए। तो ये इंशाल्लाह हम अपने लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इस पे करेंगे। थैंक यू जी सो जरूर, मच सर का कि थैंक आपने यू प्लेटफ़ॉर्म जी, प्रोवाइड थैंक किया यू। जिससे हम अवेयरनेस दे नहीं, सकें। बिल्कुल आपने इतना टाइम दिया। और व्यूअर्स, आपके जो क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा होगा, जैसे अभी हमने डिसाइड किया है इंशाल्लाह ताला, जो बच्चों में, टीनेज बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आती है, मेंटल प्रॉब्लम्स आती है, उनके हवाले से, सो उसके हवाले से भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप जो है उसको हमें व्हाट्सएप कर दें। फरहीन महमूद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह ताला सी यू सून नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।